प्रिय छात्रों, मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं आपको मगध के उत्कर्ष का दूसरा और तीसरा चरण जो है उसका विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले चरण के बारे में मैंने गत व्याख्यान में आपको बताया था कि किस प्रकार से हरियंक वंश के अधीन मगध का उत्थान हुआ। मगध के विकास का द्वितीय चरण जो है वो शिशुनाग वंश के अधीन संपन्न हुआ। शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 से 344 ईसा पूर्व माना जाता है। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था, अतः यह वंश शिशुनाग या शेषुनाग वंश कहलाया। संभवतः यह भी नागवंश से संबंधित था। महावंश टीका के अनुसार यह वैशाली के लिच्छवी राजा तथा नगर शोभनी एक वैश्या की संतान था। राय चौधरी शासक बनने से पूर्व इसे बनारस का उपराजा मानते हैं, तो सुधाकर चट्टोपाध्याय इसे नागदासक का सेनापति बताते हैं, जिसने नागदासक को हराकर बलात् सिंहासन पर अधिकार कर लिया। खैर जो भी हो, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि इसने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसका समकालीन अवंती नरेश प्रद्योत वंशीय अवंती वर्धन था। अवंती विजय से वत्स भी मगध में सम्मिलित हो गया, क्योंकि यह पहले ही अवंती के अधीन हो चुका था। भंडारकर महोदय के अनुसार उसने कौशल को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार उसके समय तक मगध उत्तर भारत का परम शक्तिशाली राज्य बन गया। उसने पुनः गिरिब्रज या राजगृह को मगध की राजधानी बनाया। वैशाली उसकी दूसरी राजधानी थी। इसने 18 वर्ष तक शासन किया। शिशुनाग के बाद अगला महत्वपूर्ण शिशुनाग वंशी राजा कालाशोक या काकवर्ण था। दीपवंश और महावंश में उसे कालाशोक कहा गया है और पुराणों और दिव्यावदान में उसे काकवर्ण कहा गया है। उसने वैशाली को त्याग कर पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया, जो लंबे समय तक मगध की राजधानी बनी रही। उसके राज्यकाल के 10वें वर्ष में सिंगली महाकाव्यों के अनुसार द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस प्रकार दो महत्वपूर्ण घटनाएं इसके राज्यकाल में हमें दिखाई देती है। पहली तो यह है कि इसके काल में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, और दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी कि पाटलिपुत्र को फिर से मगध की राजधानी बनाया गया, जो उसके बाद लगातार मगध साम्राज्य की राजधानी रही। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसका आयोजन महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में किया गया। इस संगीति के बाद बौद्ध संघ दो संप्रदायों स्थविर व महासांघिक में विभक्त हो गया, जो कालांतर में हीनयान व महायान के रूप में विकसित हुए। उसने कुल 28 वर्ष तक शासन किया। हर्षचरित के अनुसार नगर के बाहर घूमते समय षड्यंत्र पूर्वक गले में छुरा भोंक कर उसकी हत्या कर दी गई। यह हत्यारा संभवतः नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। काकवर्ण के पश्चात उसके 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष तक शासन किया, और इनका शासनकाल 366 से 344 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी कालाशोक ने 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया,
और 366 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व में उसके 10 पुत्रों ने शासन किया। और इसका जो पहला शासक शिशुनाग था उसने 412 ईसा पूर्व से लेकर के 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो यह शासन का कालानुक्रम है, यानी शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व, कालाशोक ने 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक, और कालाशोक के 10 पुत्रों ने 366 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। कालाशोक के 10 पुत्रों के बाद शिशुनाग वंश का अंत हुआ और नंद वंश का शासन प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से कालाशोक के उत्तराधिकारियों की मृत्यु के साथ मगध के साम्राज्य विस्तार का दूसरा चरण समाप्त होता है। मगध के साम्राज्य के विकास का तीसरा चरण नंद वंश के साथ प्रारंभ होता है और मौर्य वंश की स्थापना के साथ उसका अंत होता है। भारतीय एवं विदेशी साक्ष्य इसकी निम्न कुल से उत्पत्ति का संकेत करते हैं। इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, जो शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन उसे नापित अर्थात नाई, जो उसका पिता माना जाता है, और नगर शोभिनी माता, जो एक वेश्या थी, उसकी संतान माना गया है परिशिष्ट पर्वन में। यूनानी लेखक कर्टियस भी उसे नापित पिता की संतान मानता है, जिसने रानी का कृपापात्र बनकर काक वर्ण की हत्या कर दी और राजकुमारों के संरक्षक के बहाने राज सत्ता स्वयं हथिया ली। इन राजपुत्रों को मारकर वह राजा बन बैठा। पुराणों में इसका नाम महापद्मनंद तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन मिलता है। अब हम महापद्म उग्रसेन की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हैं। अपार संपत्ति एवं विशाल सेना का स्वामी होने के कारण यह महापद्मनंद उग्रसेन के नाम से प्रसिद्ध है। इसका शासनकाल 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। नंबर 1, इतिहास में पहली बार शूद्र वर्ग का उत्कर्ष हमें दिखाई देता है, तथा नंबर 2, पहली बार एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना नंदवंश के समय में हुई। वास्तव में मगध के पूर्व राजाओं ने राज्य विस्तार का जो कार्य प्रारंभ किया था उसे महापद्मनंद ने पूर्ण किया। पुराणों में उसे एक छत्र पृथ्वी का राजा, सर्व क्षत्रांतक, एकराट, दूसरा परशुराम विशेषणों से संबोधित किया गया है। उसने अपने समकालीन समस्त क्षत्रिय राजवंशों का उन्मूलन कर दिया। ये वंश थे इक्ष्वाकु, पंचाल, काश्यी, हैहय, कलिंग, अस्मक, कुरु, मैथिल, सूरसेन और वितिहोत्र। कलिंग पर उसके अधिकार की पुष्टि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से होती है। लेख के अनुसार नंद राजा ने वहाँ एक नहर का निर्माण किया था तथा वहाँ से एक जिन की मूर्ति उठा लाया था। अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, वहाँ स्थित नवनंद देहरा, जो आंध्र प्रदेश के निजामाबाद के पश्चिम में स्थित है, महापद्मनंद की इस क्षेत्र पर विजय का संकेत करता है। इक्ष्वाकु अर्थात कौशल पर आधिपत्य की पुष्टि कथासरित सागर से होती है। कर्नाटक से प्राप्त पूर्ववर्ती अभिलेखों से कुंतल प्रदेश, जिसमें दक्षिणी महाराष्ट्र एवं उत्तरी कर्नाटक आता है, वहाँ पर भी नंदों के अधिकार की पुष्टि होती है। परिशिष्ट पर्वन भी नंदों के समुद्र पर्यंत राज्य का उल्लेख करता है। यूनानी विवरण नंदों को गांगेय क्षेत्र का शासक अर्थात कुरु पंचाल का शासक बताते हैं। इस प्रकार पौराणिक साक्ष्यों के अलावा अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों से भी भारत के विभिन्न प्रदेशों पर महापद्मनंद का अधिकार सिद्ध होता है। इस वीरावली चरित्र के अनुसार उसके मंत्री कल्पक ने अपनी बुद्धि एवं प्रपंचों के माध्यम से साम्राज्य विस्तार में काफी योगदान दिया था।
अब हम महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पुराणों एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महापद्म नंद के बाद उसके 8 पुत्रों ने बारी बारी से मगध पर शासन किया, जिनमें अंतिम राजा धननंद था। यूनानी इसे अग्रमीज अर्थात उग्रसेन का पुत्र कहते हैं। उसका साम्राज्य व्यास नदी तक फैला था, जिसके वजह से सिकंदर को सेना सहित वापस लौटना पड़ा। उसके पास विशाल सेना थी। कर्टियस के अनुसार उसकी सेना में 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 2,000 हाथी थे। एक विशाल सेना के साथ साथ ये विपुल धन संपत्ति का भी स्वामी था, जिसकी पुष्टि कथासरित सागर, मुद्रा राक्षस, बौद्ध ग्रंथों तथा वेनसांग के विवरण व इस काल में प्रचलित आहत मुद्राओं से होती है। गंगा घाटी के उपजाऊ क्षेत्र एवं यहाँ के व्यापारिक मार्ग पर अधिकार कर तथा अनेक वस्तुओं पर कर लगाकर उसने यह विशाल संपत्ति एकत्रित की थी। नापतोल के मान भी इसके समय में स्थिर किए गए। धार्मिक दृष्टि से नंदवंश का काल जैन धर्म के उत्थान का काल था। इसका प्रमाण है हाथी गुम्फा अभिलेख। कथासरित सागर एवं व्रत कथा मंजरी उन्हें विद्वानों का संरक्षक बताती है। वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, कात्यायन, वररुचि आदि प्रसिद्ध विद्वान इसी युग में हुए। इसके अलावा नंद शासक जन कल्याणकारी कार्यों में एवं दान में भी रुचि रखते थे। इन्होंने ब्राह्मण धर्म को भी दान दिया। जहाँ तक नंदवंश के पतन के कारणों का प्रश्न है, एक विशाल साम्राज्य, संपत्ति व सेना का स्वामी होते हुए भी नंदवंश का पतन हुआ, जिसके प्रमुख कारण इस प्रकार थे। पहला कारण तो यह था कि उनका निम्न जातीय होना एवं दूसरा कारण था प्रजा पर भारी कर लगाना। अंतिम नंद राजा द्वारा अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त चमड़े, गोंद व पत्थर पर भी कर लगाया गया। उक्त कारणों से जनता असंतुष्ट हो गई, अतः प्रजा के असंतोष का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त व चाणक्य ने नंदवंश का अंत कर दिया। इस प्रकार साम्राज्यवादी दौड़ में मगध ने सभी जनपदों को पराजित कर दिया, जिसमें अनुकूल भौगोलिक स्थिति, सामरिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों ने मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। योग्य शासकों की श्रृंखला भी उसे प्राप्त थी। इस कारण भी मगध का उत्थान हुआ। नंदवंश का भारतीय इतिहास में जहाँ तक योगदान है, कुछ दोषों के होते हुए भी अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना में नंदवंश के योगदान को बुलाया नहीं जा सकता। ये धर्म सहिष्णु, विद्वानों के आश्रयदाता, जन कल्याणकारी कार्यों में रुचि रखने वाले शासक थे। इस प्रकार निष्कर्ष तौर पर नंदवंश का शासन काल जो है उतना बुरा नहीं था जितना उसको बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। धन्यवाद।